नमस्कार साथियों। गुरुकृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी। उस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंदर कालीबंगा, आहड़, बेराट, गणेश सभ्यताओं का हमने अध्ययन कर लिया था। उसी के साथ मेवाड़ राजवंश चल रहा था। मेवाड़ राजवंश के दो छोटे छोटे वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं। और अब हमारा जो तीसरा वीडियो है वो जब 40 क्वेश्चन मेवाड़ के समथिंग हमने कर लिए थे, आज हमारा 40वां प्रश्न चलेगा। तो सबसे पहले तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे और जो भी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है उस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर देवे। आज का जो प्रश्न है वो हम बात करेंगे कि महाराणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था। देखो, चित्तौड़ का अगर हम प्रथम शाखे की बात करते हैं, चित्तौड़ के यदि प्रथम शाखे की अगर हम बात करते हैं, प्रथम शाखा, तो ध्यान रखना चित्तौड़ का प्रथम जो शाखा था उसकी यदि हम बात करते हैं तो वह तो हुआ था 1303 ईस्वी में। ठीक है कि नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। ये क्या पूछा जा रहा है, चित्तौड़ का दूसरा जो शाखा है वो कब हुआ था। तो ध्यान रखना 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को जो महाराणा कुंभा थे उन कुंभा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कुंभा का क्या हुआ था, जन्म। और 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को क्या हुआ था, बताओ भाई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को जो शाहबाद खां जो थे उन्होंने कुंभलगढ़ का युद्ध लिया था। कुंभलगढ़ को जीतने वाले पहले शासक थे शाहबाद खां। पहले मुगल कौन थे, शाहबाद खां। तो ये कुंभलगढ़ पे आक्रमण किया गया था। और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा था वह था 5 मार्च 1535। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताओ। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन बने, बताओ। अफगानों की अधीनता स्वीकार कराने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन बने। अरे आंसर तो दे दो भाई, बताओ। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको कुंभा का भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुंभा का हम पूरा विस्तार से जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, यदि इसका आंसर दे रहे हो तो इसका आंसर दे दीजिए। यहाँ जितना बताया जाता है आप देख लिए, प्रश्न को देख लो आराम से। ठीक है कि नहीं है? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कुंभा की बात करते हैं। ठीक है, आज हम कुंभा की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, कुंभा का जन्म जो हुआ था वो 1423 ईस्वी में हुआ था। ये तो क्या था भाई, जन्म था। जन्म की बात करें तो 1423 ईस्वी में था। अगर हम बात करें कुंभा का राज्याभिषेक की बात करें तो कुंभा का जो राज्याभिषेक है वह राज्याभिषेक हुआ था, बताओ बेटा, 1433 ईस्वी में कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। कुंभा के जो पिता थे उनके पिता का नाम जो था वह था मोकल। कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, तो कुंभा की जो माता थी उनका नाम था सौभाग्यवती। कुंभा की माता का नाम सौभाग्यवती था। तथा कुंभा के ताऊ की अगर हम बात करते हैं तो कुंभा का ताऊ जो था वह था कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा। कुंभा की जो दादी थी उस दादी की अगर हम बात करते हैं तो वह थी हंसाबाई। कौन थी भाई, हंसाबाई। बोलो इतना तो याद हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई कि कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में, राज्याभिषेक पिता की मृत्यु के समय 1433 में, पिता मोकल, माता सौभाग्यवती, ताऊ कुंवर चूड़ा और दादी हंसाबाई थी। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके आगे हम देखते हैं कि जब कुंभा शासक बने थे तब उनके सामने दो समस्याएं थी। कितनी समस्याएं थी, दो समस्याएं। दो समस्याएं थी। अब वो दो समस्याओं में से पहली समस्या तो क्या थी, पिता के हत्यारे चाचा व मेरा का अंत करना। पिता के हत्यारे, पिता के हत्यारे, एक था चाचा और एक था मेरा, तथा महपा पवार, चाचा मेरा तथा महपा पवार,
महपा पंवार का अंत करना, महपा पंवार का अंत करना, ये तो इनकी पहली समस्या थी, ठीक है। और दूसरी समस्या थी वो थी मारवाड़ के रणमल का, मारवाड़ के रणमल का मेवाड़ में बढ़ते प्रभाव को कम करना, ये था भाई। ये दो समस्याएं थी कुंभा के सामने। अब कुंभा ने अपनी पहली समस्या का समाधान जो किया, उसने क्या किया, कुंभा ने मारवाड़ के रणमल से सैन्य सहायता मांगी और मारवाड़ के रणमल ने उनसे सैनिक सहायता की। और रणमल पूरा आवेश में आके बोला कि मैं मेरे भांजे, बोले तो आपके पिता के हत्यारों का दमन मैं अकेला मेरी सेना के साथ मिलके कर दूंगा। और चाचा व मेरा का अंत करने के लिए कहाँ निकल गया, जंगल में निकल गया। अब जो जंगल है, उन जंगल में दक्षिणी इलाके के जंगल में भील लोग रहते हैं। तो भाई जो रणमल था, उस रणमल ने भीलों के एक सरदार की हत्या की थी। अतः भील रणमल को जगह जगह ढूंढ रहे थे। तो रणमल जैसे आधे रास्ते में प्रवेश किया जंगल के अंदर, तो रणमल को याद आ गई कि भाई भीलों के सरदार की तो मैंने हत्या की थी, भील मुझे ढूंढ रहे हैं, कहीं वो मुझे मार ना दे। लेकिन उसने साहस किया और उसी घर में प्रवेश कर गया जिसके सरदार की, अर्थात जिस सरदार की उसने हत्या की थी ना, उसी के घर में प्रवेश कर दिया। वहां पर सरदार जी की पत्नी बैठी हुई थी, भील सरदार की पत्नी। तो भाई जो भील सरदार की पत्नी से जाकर बोला कि मैं वही हूं जिसने आपके पति की हत्या की थी। लेकिन युद्ध मैदान के अंदर दो योद्धा जब लड़ते हैं तो एक योद्धा को हारना ही पड़ता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जो बुढ़िया थी उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन जब उसके बेटे आए तो बेटों को जब उससे माँ ने कहा, उसको छुपा दिया। और माँ ने कहा कि बेटा यदि आपके पिता के हत्यारे आपके सामने आ जाए तो आप क्या करो। तो बोले मार दे, काट दे, फाड़ दे उनको। बोला यदि आपसे माफी मांग ले और ये कहे कि युद्ध मैदान के अंदर तो एक योद्धा तो हारता ही है, तो फिर आप क्या करो। तो बोला फिर तो ये तो विधि का विधान है, हाँ हम भी माफ कर देंगे। उसी समय बुढ़िया माता ने क्या कर लिया, उसको रणमल को बुला लिया और उसने सभी के सामने माफी मांग ली। भीलों ने उसे माफ कर दिया। भीलों ने कहा बताओ हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो भीलों की सहायता से रणमल ने चाचा व मेरा का जंगल में ढूंढ के क्या कर दिया, अंत कर दिया। लेकिन उसी समय उनका जो सहयोगी महपा पंवार था, वो स्त्री का वेश धारण करके मालवा के शासक के पास भाग गया। बोलो पहली समस्या का तो अंत हुआ कि नहीं हुआ। अब रणमल आया मेवाड़ के अंदर, लेकिन कुंभा ने अपनी समस्या का हल निकला लिया और उससे ज्यादा बातें नहीं की। अर्थात कुंभा अपने कार्यों के अंदर रणमल की राय सलाह लेना बंद कर दिया। रणमल को लगा कि मेवाड़ को मेरी जरूरत नहीं है। तो रणमल ने प्लान बनाया कि भाई मैं इस मेवाड़ के राजा कुंभा को मार दूं ना, तो पुनः मेवाड़ पर मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो रणमल ने कुंभा को मारने के लिए अपनी पूर्व प्रेमिका जो थी, अपनी दासी कह सकते हो उसको, जिसका नाम था भारमली, और भारमली के हाथों कुंभा को मरवाना चाहा। अब भारमली ने कुंभा को एक बच्चे की तरह पाला था। तो भारमली ने ये सारी की सारी बात कुंभा की जो दादी थी, अतः रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, उसको बता दी कि आपका भाई आपके पोते को मरवाना चाहता है। अब आप बताओ क्या किया जाए। दादी ने हाथों हाथ कुंभा को बुलाया, सारी बात बताई कि बेटा इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सर्प डोल रहे हैं, वो कभी भी तुझे डस सकते हैं, उनसे बच के रहना। तो कुंभा ने कहा दादी मैं समझा नहीं। बोला रणमल है ना मेरा भाई, वो तुझे मारना चाहता है। बोला किसकी हाथों। बोला भारमली के हाथों। कि भारमली जी आप मुझे क्या मारोगे क्या। कि नहीं नहीं बेटा मैंने तो तेरे को बेटे के समान पाला है, मैं कैसे मार सकती हूँ। तो बोला जिस तरीके से वो मुझे मरवाना चाहता था वो तरीका आप उन पे अपना लो ना। तो भारमली ने कहा बिल्कुल बात तो सही है, डन हो गई। और भारमली प्लान बता रही है कि कैसे मैं रणमल को शराब के नशे में जहर दे के मार दूं। जैसे ही रास्ते में गई तो रास्ते में एक बहुत बड़ा विभाग था, जिसपे बाहर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था लिपाई पुताई विभाग। और लिपाई पुताई विभाग को इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटी पार्लर। तो भाई साहब उस
लिपाई पुताई विभाग के अंदर प्रवेश कर गई कौन, बारमली, और अपने शरीर पर बड़े बड़े बुरसों से लिपाई पुताई कर लिया था। पहले तो सुंदर थी और सौंदर्य प्रशासन जो सामग्री थी वो लगा ली, और अत्यधिक सुंदर बन गई वो तो ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद। ठीक है कि नहीं। उसी समय फोन किया बारमली ने कुंभा को कि 5,000 रुपए फोन पे कर दे। बोला किस बात के, कि बाद में बताऊंगी, क्योंकि 5,000 रुपए का उसने क्या किया था, लिपाई पुताई करवाई थी, बोले तो मेकअप करवाया था। अब भाई साहब लिपाई पुताई करवा के सौंदर्य सुंदरता से परिपूर्ण होकर लावण्यता की धार को धारण करके सीधी अपने महल में चली जाती है। रणमल को फोन करती है कि आ जाओ तेरा काम हो गया, कि कुंभा को आज शाम 6 बजे मार दूंगी। रणमल आता है, भाई साहब बड़ा खुश प्रसन्नचित हो रहा था, और उसी के महल में प्रवेश कर जाता है, और जिस महल में वो बैठी हुई थी उसके दरवाजे को खटखटाता है। उसी समय बारमली अंदर से एक गीत गाती है कि कुंदी ना सरकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा, कि कुंदी ना सरकाओ राजा सीधे अंदर आओ। भाई साहब रणमल जी सीधे प्रवेश करते हैं तो लिपाई पुताई विभाग के द्वारा एक चमत्कारी वस्तु जो बना रखी थी उसको देख के रणमल जी थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो जाते हैं। उसी समय बारमली उनको पानी और शराब के साथ क्या पिला देती है, जहर पिला देती है। जब जहर पिला देती है उसे, तो भाई राठौड़ी सरदार वहां उपस्थित तो थे ही, उसी शिविर में उसी रणमल का बेटा राव जोधा भी उपस्थित था। तो राठौड़ी सरदारों ने राव जोधा को जाकर के कहा कि जोधा भाग सके तो भाग थारो, रणमलियो तो मारे गए। भाई साहब जोधा उसी शिविर से नीचे कूदता है, कुंभा उसके पीछे भागता है, और जोधा जैसे ही नीचे कूदता तो उसको एक गाड़ी मिलती है, इस गाड़ी का नाम था फॉर्च्यूनर। अब भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर भाग रहा है मारवाड़ की, और पीछे से मेवाड़ का कुंभा उसका पीछा करने के लिए उसी शिविर से नीचे कूदता है। उसको गाड़ी मिलती है 800। देखो गाड़ियों में भी फेर है, यदि फॉर्च्यूनर मिल जाती है कुंभा को और 800 मिलती जोधा को तो वो हाथों हाथ पकड़ लेता, लेकिन फिर खाने में ट्विस्ट कहां से आता। तो वही फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके जा रहा है जोधा, और पीछे से 800 भगा रहा है कौन, कुंभा। लेकिन जोधा मारवाड़ ने पूछकर बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर शरण ले लिया, और मारवाड़ के मांडल है, या आपके मांडल है, सोजत है, पाली है, इन सारे के हरे इलाकों के अंदर कुंभा ने अपना अधिकार कर लिया, और कुंभा मारवाड़ पे अधिकार करके अक्का सिसोदिया तथा आहाड़ा हिंगोला को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब भाई जो कुंभा बार बार जोधा को पराजित करना चाहता था, उसी समय जोधा के और कुंभा के मध्य एक युद्ध होता है 1438 ईस्वी के अंदर। उस युद्ध का नाम था अरवली का युद्ध। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि अरवली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो ध्यान रखना, जब कुंभा जोधा का पीछा कर रहा था 800 गाड़ी से, और वो था फॉर्च्यूनर गाड़ी से, तो जब रेत के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी धस जाती है तो 800 गाड़ी तो पहले से रुकी हुई थी, तो कुंभा सेना से जोधा के ऊपर आक्रमण कर देता है। जोधा भी कुछ समय के तो लड़ाई लड़ता है, लेकिन अरवली के युद्ध में जोधा की बुरी तरह से हार हो जाती है, और जोधा भाग जाता है काहोनी गांव के अंदर। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। जोधा मेवाड़ से डर रहा था और मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाह रहा था। तो जोधा ने अपना बीच बचाव करने के लिए महिला को आड़ा ले लिया, और उस महिला का नाम था उसकी बुआजी हंसाबाई। बोले तो रणमल की बहन हंसाबाई, अर्थात जोधा की बुआजी लगेगी, और हंस कुंभा की दादी थी। तो जोधा ने अपनी बुआजी से कुंभा व जोधा के मध्य मृदु संबंध स्थापित करने के लिए समझौते के लिए कहा, और जोधा की बुआजी हंसाबाई ने उसे वचन दे दिया कि मैं आपके मध्य मधुर संबंध स्थापित करके रहूंगी। और भाई हंसाबाई ने 1453 ईस्वी के अंदर जोधा के मध्य कुंभा के मध्य एक संधि करवा दी, जिसका नाम था आवल बावल की संधि। और इस आवल बावल की संधि का जो मूल केंद्र था वह था सोजत और पाली, सोजत पाली था। लेकिन जोधा को विश्वास नहीं था कि कुंभा में मुझे विश्वास नहीं है, कुंभा कभी भी मेरे पे आक्रमण कर सकता है। और अत्यधिक विश्वास प्राप्त करने के लिए जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया, और अत्यधिक मधुर संबंध स्थापित कर लिए। ये तो रही मारवाड़ और मेवाड़ की थोड़ी बहुत जो संघर्ष थी, जो रणमल की जो समस्या थी उसको समाधान करने की। अब उसके बाद की बात हम करते हैं कि जब मालवा का शासक था, ध्यान देना यहां तो आपको समझना पड़ेगा, मालवा का शासक था, मालवा का शासक जिसका नाम था होसंग शाह। मालवा का शासक था होसंग शाह, और इस होसंग शाह की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र जिसका नाम था उमर खां, उमर खां ये क्या बनेगा, शासक।
अब उमर खां को इसका सेनापति था, होशंग खां का सेनापति, जिसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट। ये उमर खां को क्या कर देता है, हटा देता है, हटा दिया और स्वयं क्या बन गया, राजा बन गया। उमर खां सहायता के लिए किसके पास आता है, उमर खां सहायता के लिए किसके पास आता है, कुंभा के पास आता है। और कुंभा इसकी सहायता भी करता है और दे धमाधम तरीके से ठोकता है किसको, सारंगपुर के युद्ध में। कौन से युद्ध में भाई, सारंगपुर के युद्ध में। और ये सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। इसमें महमूद खिलजी को कुंभा क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। और बंदी बनाकर कितने माह तक रखता है भाई, 6 माह तक बंदी रखता है। वापस देख लो, मालवा का शासक था होशंग शाह, होशंग शाह की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना, लेकिन उसके सेनापति महमूद खिलजी ने उमर खां को हटा दिया, स्वयं क्या बन गया, राजा। उमर खां सहायता के लिए कुंभा के पास गया और कुंभा ने उसकी सहायता की और सारंगपुर नामक स्थान पर बोले तो 1437 ईस्वी में इस महमूद खिलजी को ढंग से ठोका और इस महमूद खिलजी को पराजित करके 6 माह तक बंदी बनाया और फिर बाद में उसको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। आगे हम चलते हैं, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब होता क्या है, इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य पे ध्यान रखना, इस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में किसने भाई साहब, कुंभा ने 1440 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी तक चित्तौड़ के अंदर, कहां पर बेटा, चित्तौड़ में क्या बनाया जाता है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। ये लो भाई, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था ना, वो किसके उपलक्ष्य पे करवाया था, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य पे करवाया था। किसने करवाया था, कुंभा ने। कब करवाया था, 1440 से 1448 के मध्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये मालवा की और मेवाड़ के संघर्ष की बात हुई। अब मालवा और गुजरात के संघर्ष की भी बात कर लेते हैं यहीं पर ही। ये तो समझ में आ गया ना। मालवा के शासक होशंग शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उमर खां बनता है, लेकिन उसके सेनापति महमूद खिलजी ने उमर खां को हटाकर स्वयं क्या बन जाता है, राजा। और उमर खां सहायता के लिए कुंभा के पास जाता है, कुंभा उसकी सहायता करता है सारंगपुर नामक स्थान पर। इस भाई साहब को ढंग से ठोकता था, दमादम तरीके से पराजित कर देता है। महमूद खिलजी को पराजित करके 6 माह तक बंदी बनाता है। और इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1440 से 1448 में। यहाँ थोड़ी सी बात और आती है भाई साहब, वो भी बता देता हूं कि जो महमूद खिलजी था वो इस सारंगपुर की हार का बदला लेने के लिए, महमूद खिलजी 6 माह पश्चात सारंगपुर की हार का बदला लेने के लिए किस पे आक्रमण करता है भाई, कुंभलगढ़ के ऊपर। किस पे आक्रमण करता है, कुंभलगढ़ के ऊपर। इस कुंभलगढ़ पे आक्रमण करता है और कुंभलगढ़ के तलहटी पे एक माता का मंदिर बना हुआ था जिसका नाम था बाण माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर। ध्यान रखना, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग रक्षक था उसका नाम था दीप सिंह। क्या नाम था, दीप सिंह। दीप सिंह, ये दीप सिंह तो इस युद्ध में मारा जाता है और इस बाण माता की मूर्ति को महमूद खिलजी तोड़ देता है और इस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर कर मेवाड़ के जो कसाई थे उनको मांस तोड़ने के लिए दे देता है। और यहाँ पर एक नंदी की मूर्ति थी, उस नंदी के मूर्ति की जो चूना था उसको पकाकर सभी राजपूतों को पानों में पान के साथ खिलाया जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर देख लेना भाई। उसके बाद ये गागरोन पे आक्रमण करता है और गागरोन पे उस समय कुंभा का एक भांजा था पालन सिंह, उस पालन सिंह को पराजित कर देता है कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट, और गागरोन पे भी अधिकार कर लेता है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं। अब बात करेंगे हम कहां की, मालवा के मेवाड़ के गुजरात के संघर्ष की बात करेंगे। आराम से देखना, एक एक चीज बताने को जा रहा हूं भाई, अगर फिर भी नहीं आए ना तो आपकी कमी है भाई। रिपीट कर दिया हूं 2 बार, समझ लेना आराम से, 2 बार देख लेना वीडियो को। क्लास में तो मैं ढंग से याद करवा दिया था इसको। वापस आ जाओ, मालवा के मेवाड़ के गुजरात के मध्य संघर्ष का कारण क्या था, मेवाड़ व गुजरात। अब यहां सबसे बीच में आएगा एक नागौर। क्या आएगा, नागौर। और नागौर का एक शासक था जिसका नाम था फिरोज खां। क्या नाम था, फिरोज खां। अरे जब फिरोज खां की मृत्यु हो गई भाई साहब, ये लो, फिरोज खां की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इसका छोरे का नाम क्या था, शम्स का। क्या नाम था, शम्स का। अब यही साहब इस शम्स का को क्या कर देते हैं, उत्तराधिकारी, तभी उत्तराधिकारी यही था।
यहां पर इसका भाई बोल दो या इसका सेनापति बोल दो, जिसका नाम था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां, ये मुजाहिद खां था, वो शम्स खां को क्या कर देता है, हटा देता है, और स्वयं क्या बन गया, राजा बन गया। शम्स खां सहायता के लिए जाता है किसके पास, कुंभा के पास। किसके पास गया भाई, कुंभा के पास सहायता के लिए गया। ये देख लो आराम से, कहीं दिक्कत आई तो बोल देना। सहायता के लिए गया, कुंभा के पास गया। अब जो ये कुंभा था उसने सशर्त सहायता की, ध्यान रखना, सशर्त सहायता की। क्या की कि भाई मैं आपको नागौर जीत के तो दे दूंगा, लेकिन नागौर के चारों ओर जो खाई है उसको रेत से भरवाएंगे, नागौर की बुर्जों को समाप्त करवाएगा, तो मैं तुझे नागौर जीत के दूं। तो भाई साहब ये शर्त पूरी होगी। शम्स खां को कुंभा ने नागौर को जीत के दे दिया, लेकिन शम्स खां ने शर्त का पालन नहीं किया, तो कुंभा ने शम्स खां पे भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लियो भाई साहब, आक्रमण हो गया। सुन लो, नागौर का शासक कौन, फिरोज का। फिरोज का की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र शम्स का उत्तराधिकारी बन गया, लेकिन इधर से इसका सेनापति मुजाहिद खां था। हाँ भाई, मुजाहिद खां क्या होता है, इस शम्स खां को हटाकर स्वयं राजा बन जाता है। अब यहां होता क्या है भाई, शम्स खां सहायता के लिए कुंभा के पास जाता है, और कुंभा सशर्त सहायता तो कर देता है, लेकिन ये शम्स खां नागौर को जीतने के बाद उस शर्त का पालन नहीं लेता है। तो भाई साहब कुंभा पुनः शम्स खां पे आक्रमण करता है, और शम्स खां सहायता के लिए, आ जाओ, सहायता के लिए किधर चले गया भाई, गुजरात। किधर चला गया, गुजरात। गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन शाह। कौन था, कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया, और कुतुबुद्दीन शाह और शम्स का दोनों को पराजित कर दिया कुंभा ने नागौर के युद्ध में, और नागौर के दुर्ग को जीतकर नागौर के बुर्जों को समाप्त कर दिया, वहां की मस्जिदों को जला दिया गया, तथा नागौर के चारों ओर रेत को बरवा दिया। और इसी नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। ये बात छोटी सी हुई, इतनी बात तो मैंने आपको बता दी, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमारा अगला प्रश्न था ये वाला जो मैंने आपको बता दिया है ना। ये प्रश्न क्या था, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के प्रथम शासक थे उदय सिंह द्वितीय। देख अखेराज सोनकरा तो उदय सिंह के साथ अपनी बेटी, उदय सिंह द्वितीय के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। ये उदय सिंह प्रथम जो उदा था, जो कुंभा की हत्या करा था, ठीक है कि नहीं है। विक्रमादित्य आपको पता है ही। ये आ जाओ अगला प्रश्न। चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 में। देखो चित्तौड़ का पहला साका तो हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर, दूसरा साका हुआ 1535 ईस्वी में, सॉरी 1535 ईस्वी में। और जो तीसरा साका हुआ, वो तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में तीसरा साका हुआ था, ठीक है। तो ये जयमल और फत्ता इसके अंदर आएगा भाई, ठीक है। आ जाओ, अब चलो आगे। सुलह कुल नीति के तहत अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु बेजे मंडल का कालक्रम अनुसार बताइए। तो भाई जमा भट्टो याद कर लो, जमा भट्टो। सबसे पहले किसको भेजा था, जलाल खां को। किसको भेजा था, जलाल खां को, ठीक है। फिर भेजा था मान सिंह को, फिर भेजा था मान सिंह को, फिर भेजा था भगवंत दास को, और फिर भेजा था टोडरमल को। टोडरमल ये था भाई। तो इसमें क्रम बिठा दो भाई, जलाल खां इसमें 1 नंबर पे आ जाएगा, 4 नंबर 1 नंबर पे आ जाएगा भाई। फिर आएगा मानसिंह 2 नंबर पे आ जाएगा, फिर आएगा भगवंत दास ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और 4 नंबर पे ये आ जाएगा टोडरमल। तो ए इसमें आ जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, ये सही हो गया, ठीक है कि नहीं है। अगला प्रश्न करो भाई, बताओ जल्दी से इसका आंसर। हाँ, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को अकबर द्वारा कहाँ की जागीर दी गई थी। जल्दी से बताओ भाई, कहाँ की जागीर दी गई थी।
1572 ईस्वी में दी गई थी जाजपुर की। 1572 ईस्वी में दी गई थी, ध्यान रखना, जाजपुर की। हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में, हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? असत्य नहीं है। बोले तो क्या पूछ रहा है ये? सत्य कथन। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1575 में, नहीं गलत है, 1576 आना चाहिए था, गलत हो गया ना भाई। इस युद्ध में मुगल सेना का प्रमुख सेनापति आसफ खान नहीं था। आसफ खान नहीं था, कौन था? मान सिंह था। अरे कौन था? मान सिंह था। आगे आओ। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक मुतकाफ उल वाजीर में किया था। गलत है, ये भी गलत है। बदायूं ने किया था भाई, अमीर खुसरो की थोड़ी ये पुस्तक। बदायूं ने महाराणा प्रताप द्वारा अपने घायल सैनिकों का इलाज कावनी गांव में बीकानेर में करवाया था, और घायल सैनिकों का इलाज कोल्यारी गांव में करवाया था, ना कि कावनी गांव में करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए आप लोग। तो इसका मेरे हिसाब से दूसरा आंसर सही है। असत्य नहीं है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ये असत्य नहीं है क्योंकि आसफ का नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सही बात है, मान सिंह था। तो 2 नंबर का आंसर जिसने किया है वो सही है, बाकी गलत है। हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में कौन सा युग में असुमिलित है? हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में कौन सा युग में असुमिलित है? गोपीनाथ शर्मा ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या राजमहलों की क्रांति कही थी क्या? नहीं भाई, भाई राजमहलों की क्रांति तो क्या कहते हैं कि उदय सिंह के जो पुत्र था जगमाल, उसको हटाकर प्रताप को राजा बनाना, अर्थात प्रताप का राज्याभिषेक करना, ये तो क्या थी? राजमहलों की क्रांति तो वो थी। तो ये पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था क्या? सही है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा था क्या? सही है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था क्या? बिल्कुल, ये भी सही है। क्या पूछ रहा है? असुमिलित नहीं है। तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया उसका सही है, बाकी सभी का क्या है? गलत है। तो ध्यान दे प्रश्नों के ऊपर। हाँ, इसका बताइए आंसर। महाराणा प्रताप द्वारा हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? देखो, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। उस 1576 के युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो ध्यान रखना, कमलनाथ की पहाड़ी है, उस कमलनाथ की पहाड़ी के नीचे तलेटी में आवरगढ़ को बनाई थी। किसको बनाई थी भाई? आवरगढ़ को, न कि चावंड को बनाई थी। तो ध्यान रखना, ये आवरगढ़ आएगा, आवरगढ़ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को अकबर द्वारा उदयपुर को जीतने के पश्चात अकबर ने इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसका रखा था? चित्तौड़ का। किसका रखा था भाई? चित्तौड़ का। आ जाओ, एक एक बात बताएंगे। खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अरे खैराबाद भी किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। किसका रखा था? सिवाना का रखा था। ये लो भाई, ये बात भी आपको समझ में आ गया। मोमिनाबाद, ये प्रश्न बहुत अच्छा। मोमिनाबाद आमिर का रखा था मोहम्मद शाह के द्वारा। किसका? आमिर का रखा गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह के द्वारा किसका रखा गया था? आमिर का। और ये किसका रखा गया? उदयपुर का। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ये डी नंबर का ऑप्शन सही हो गया, मोहम्मदाबाद। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी स्थायी राजधानी किसे बनाया था? तो ध्यान रखना, अस्थायी राजधानी तो क्या थी? आवरगढ़। अस्थायी राजधानी तो क्या थी? आवरगढ़ थी। ठीक है, और स्थायी राजधानी क्या थी? चावंड थी, जो कब बनाई गई थी? 1585 ईस्वी में रही थी, 1612 ईस्वी तक रही थी। ठीक है। 1599 ईस्वी में ऊंटाला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, जिसे हरावल का युद्ध भी कहते हैं भाई। ऊंटाला के युद्ध को हरावल का युद्ध भी कहते हैं। ऊंटाला के युद्ध को हरावल का युद्ध भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। महाराणा प्रताप अकबर के मध्य हुई थी क्या? नहीं, ये तो हल्दीघाटी का है। अमर सिंह द्वितीय व कायम खां के मध्य हुआ था क्या? नहीं, ये भी गलत है भाई। महाराणा सांगा व कायम खां के मध्य, सांगा यहां से कहां से आ गया भाई? तो बताओ कौन सा आएगा इसमें? अमर सिंह प्रथम और कायम खां के मध्य आएगा। इसमें अमर सिंह प्रथम की तरफ से सख्तावत लड़ रहे थे, सख्तावत लड़ रहे थे, ध्यान रखना। एक तो सख्तावत लड़ रहे थे और एक लड़ रहे थे चुंडावत लड़ रहे थे। अब सख्तावतों का जो नेतृत्व कर रहा था वह तो था बल्लू सिंह। कौन था? बल्लू सिंह। और चुड़ावतों का जो नेतृत्व कर रहा था वह था जेत्र सिंह। हेलो भाई,
तो ध्यान रखना, ऊंटाले के युद्ध में शक्तावतों का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? बल्लू सिंह। चुड़ावतों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जेत सिंह। तो ध्यान रखना, इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी। अरे कहानी बताई थी नहीं बताई थी भाई? इसमें जो बल्लू सिंह था वह दीवार की चिपक जाता है, जो दरवाजा था उसके सरिये अपने ले लेता है, हाथी के जो पैर थे उसे वो अपने सीने पर लगवाता है, फिर टूट जाता है। ये कहानी मैंने आपको बताया था, बाद में बात करेंगे कहानी की। जहांगीर द्वारा अमर सिंह प्रथम हेतु भेजे गए अभियानों का सही सुमेलित कीजिए। तो जहांगीर ने तो सबसे पहले तो भेजा था परवेज खां को। किसको भेजा था? परवेज खां को। ध्यान रखना, ये भेजा था 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। फिर भेजा था महावत खां को। किसको भेजा था? महावत खां को। ये भेजा था 1608 ईस्वी के अंदर। और फिर भेजा था शेख अब्दुल्ला को। किसको भेजा था? शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को ये भेजा था 1611 ईस्वी में। और चौथे नंबर पे भेजा था राजा बासु को। चौथे नंबर पे भेजा था राजा बासु को। और ये भेजा था 1612 ईस्वी में। ध्यान रखना इस बात को। फिर इसके बाद में 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी के अंदर किसको भेजता है? खुर्रम को। खुर्रम को और रहीम खाने खान को, रहीम खाने खाना को भेजता है। और जहांगीर ये आदेश दे देता है कि आप मेवाड़ में जाओ और जो मेवाड़ की खड़ी फसल है उसका जला दो, लोगों का कत्लेआम कर दो और हर फसल, घर, मकान सबको क्या कर दो? जला दो। पूछ क्या रहा है? सही सुमेलित क्या है? तो राजा वासु को 1612 में भेजा था, महावत खां को 1608 में जाता, परवेज खां को 1605 में जाता, शेख अब्दुल्ला को। ये तो सही है सारे के सारे। लेकिन मैंने कहा पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर खुर्रम और रहीम खाने का कहा था। निम्नलिखित में से किन साक्ष्यों में हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है? राज प्रशस्ति में मिलता है, गठियाला अभिलेख में मिलता है, जगदीश प्रसिद्ध मंदिर प्रशस्ति में मिलता है, राज प्रकाश में मिलता है। ध्यान रखना, गठियाल अभिलेख के अंदर ऐसा कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। 1 2 3 यह आएगा, 2 3 4 कहीं पर भी है, तो इनमें सब में मिलता है। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है। गोई शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार वीर पिता के वीर पुत्र की उपाधि किसे दी गई थी? तो ध्यान रखना, अमर सिंह प्रथम को दी गई थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम को वीर पिता के वीर पुत्र अमर सिंह, महाराणा प्रताप का जो पुत्र था ना, उसको दी गई थी। सॉरी, अमर सिंह प्रथम नहीं आएगा, अमर सिंह सेकंड आएगा, थोड़ा देख लेना। किस मेवाड़ शासक द्वारा मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन कर चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? शानदार प्रश्न है भाई, इसका प्रश्न का आंसर दे दीजिए आप लोग। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था, जो 1615 ईस्वी के अंदर हुई थी। अमर सिंह प्रथम और आपके शाहजहां जहांगीर के मध्य हुई थी। चित्रों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों नामक संस्था की स्थापना किस द्वारा की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताइए। यह आएगा जगत सिंह प्रथम के समय, जो मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्रकला का, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके काल को। ठीक है, आगे देखो। दोराई युद्ध के पश्चात औरंगजेब द्वारा राज सिंह प्रथम को कहाँ की जागीर दी थी? ये शानदार प्रश्न है भाई, बताओ कि दोराई का युद्ध हुआ था, उसके बाद औरंगजेब द्वारा राज सिंह प्रथम को कहाँ की जागीर दी गई थी? जल्दी से बताओ भाई। तो भीलवाड़ा की जागीर दी गई था क्या? हाँ। डूंगरपुर की जागीर दी थी क्या? हाँ। बांसवाड़ा की जागीर दी था क्या? चित्तौड़ तो नहीं था भाई, तो 1 2 3 आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना इस बात को। औरंगजेब द्वारा संपूर्ण भारत पर जजिया कर कब लागू कर दिया गया था? तो बताओ, औरंगजेब द्वारा संपूर्ण भारत पर जजिया कर कब लागू किया गया था? 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को। तो ध्यान रखना, 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने संपूर्ण भारत पर जजिया कर क्या कर दिया गया था? जजिया कर लागू कर दिया गया था। तो ये कब आएगा? इसमें तो कोई नहीं आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो भाई। मेघराज मुकुंद के सेनानी नामक काव्य ग्रंथ की यह पंक्ति किस मेवाड़ शासक की रानी से संबंधित है? चूंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो क्षेत्राणी। ये तो इजी प्रश्न है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर। तो ये तो बहुत इजी है भाई। अरे रतन सिंह की पत्नी नहीं थी क्या? सलूम्बर के राजा रतन सिंह और हाड़ी रानी थी सहल कंवर।
मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गए थे? बताओ, ये भी कहानी मैंने आपको बताई है, ढंग से बताई है, एकदम खतरनाक बताया था भाई, बताओ जल्दी से। किशनगढ़ के शासक था रूप सिंह, जिसकी पुत्री थी चारुमती। चारुमती का भाई था कौन? मान सिंह। और एक बार एक बुढ़िया आई हुई थी, क्या, कुछ तस्वीरें बांटने के लिए आई हुई थी, और वो तस्वीरें बांटती बांटती जब चारुमती के पास जाती है तो चारुमती कहती है कि ये हनुमान जी की है, शिव जी की है, फलाने की है, ढीके की ले लेती है। तो वो कहती है कि आप तो ये नवयुवती हो और आपके लिए तो ये दिल्ली के सरदार की प्रतिमा ही अच्छी रहेगी। तो दिल्ली के राजा जो औरंगजेब थी उसकी तस्वीर को वो लेती है और लेकर अपनी सहेलियों को बुलाती है और उसे फोटो के ऊपर लात मारती है, बहुत ज़्यादा उसके चकनाचूर कर देती है और उसे समेट कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ले जा और तेरे राजा को कह देना कि मेवाड़ के किशनगढ़ की राजकुमारी ने तेरी यह हालत की है। औरंगजेब उसी समय क्रोधित हो जाता है और मन ही मन में उसको प्रशंसा करता है कि ऐसी राजकुमारी से मैं मिलना चाहूँगा, विवाह करना चाहूँगा। लेकिन वही बात है, चारुमती उसे औरंगजेब के साथ विवाह न करके किसके साथ कर देती है? राज सिंह के साथ करती है। तो चारुमती की कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताओ। डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासक कौन था? 1197 ईस्वी में होता है, इतना तो बताता हूँ मैं। डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना 1197 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? सामंत सिंह ने। ये भी मैंने आपको बात बताई थी, जब जालोर के चौहानों का आक्रमण हुआ था ना, उस समय सामंत सिंह ने गोहिल वंश की नींव रखी थी। कहाँ पर? 1197 ईस्वी में डूंगरपुर में रखी थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेवाड़ के लगभग सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम मिलेंगे मारवाड़ के शासकों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।